अद्वियात बताता हूँ। तो ये आप अक्सर जो डिप्रेशन में, एंजाइटी में आपके पास पेन आता है, सबसे पहले आपने देखनी लोकेशन क्या है। मरीज अगर इधर हाथ रख के बैठा हो, कह रहा है मुझे सारी रात से डॉक्टर साहब दिल का दर्द हो रहा है, तो आप उसे कह दें कि 100% ये दिल का दर्द नहीं है। नंबर 2, अगर आधे घंटे से क्रॉस कर गया तो तब भी नहीं है, क्योंकि आधे घंटे से दिल का दर्द अगर क्रॉस करेगा और यहां हो रहा है, वो ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। वो किस सूरत में हो सकता है? अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर परमानेंट ब्लॉकेज आ गई है, ये तो पार्शियली ब्लॉकेज एंजाइना है, मुकम्मल बंद नहीं होता है। मुकम्मल को बड़ा क्लॉट आया किसी वजह से, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस में भी ऐसा होता है। बहुत ज्यादा अगर इंसान को स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस के अंदर क्या होता है, हमारे जिस्म में, ब्लड के अंदर ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो नालियों को कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ये नालियां जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है, ठीक है ना, चूंकि ये मौजूद नहीं है। तो नालियां जब तंग होंगी तो उसमें क्या होता है, जो ऑलरेडी तंग है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोरोनरी आर्टरी पहले से जरा कम है, आम रूटीन में उसे नहीं होता, तो वो और ज्यादा क्या होगी, स्ट्रेस के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगी, लेकिन ये परमानेंट नहीं होगी। अगर मरीज थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है तो उसके अंदर ऐसा ऐसा फिर क्या होगी, डायलेट हो जाएगी, उसके बाद वो बेहतर हो सकता है। लेकिन जहां परमानेंट प्रॉब्लम मौजूद है, क्लॉट है, कोई ब्लड वेसल्स की जो उसकी मॉर्फोलॉजी का मसला है, ठीक है ना, उसकी ब्लड वेसल्स की वेन और नालियों का मसला है, उसकी सख्ती है, मोटी है, तो उसके अंदर फिर आपको वो लाजिम बात, वो यकदम होता भी नहीं है, वो ऐसा ऐसा जो है ना वो प्रॉब्लम होता है। शुगर बहुत बड़ी काज है। शुगर क्या करती है कि आपकी बाकी जिस्म के हिस्सों को चूंकि ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता, ब्लड वेसल को तो ग्लूकोज ऑलरेडी मिल रही होती है, वहां पर कॉन्टिन्यूसली मौजूद है, चूंकि इंसुलिन ने क्या करना है, आपके ग्लूकोज को ट्रांसफर करना है, आगे इस काबिल बनाना है कि वो आपके टिश्यूज को मिल सके। तो वो चूंकि ब्लड वेसल्स के अंदर तो ग्लूकोज फिर रही है, तो वो ब्लड वेसल्स को क्या होता है कि वो खून ग्लूकोज मिलता रहता है, वो अपनी ग्रोथ करती हैं और उसमें सख्ती भी होती है और मोटी भी होती जाती है। तो अब इसके मुख्तसर इसके इलाज की तरफ आते हैं कि इसका अगर एंजाइना का मरीज हमारे पास आता है तो हम इसका इलाज करेंगे। आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, आप देखते हैं भी उसका इलाज समझ नहीं रहे तो आप टेस्ट के लिए रिकमेंड भी कर सकते हैं। अमूमन आम रूटीन के माइनर इस आप देखेंगे उसके एंजाइना पेन के अंदर कॉमनली जब मरीज उधर जाता है तो ईसीजी नॉर्मल होती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा अगर स्वेयर कोई हमला होता है तो उसके अंदर उसकी ईसीजी डिस्टर्ब होगी, अमूमन इसीलिए मरीज जाए अगर, तो वहां पर क्या होगा, वो नॉर्मल होगी। एक टेस्ट होता है ईटीटी, जिसमें एक्सर्शन के साथ उसको रनिंग करवा कर चेक करता है डॉक्टर्स। उसमें क्यों चेक करते हैं कि मरीज को भगाया जाता है, भगाने के बाद देखते हैं कि क्या ब्लड सप्लाई मरीज को उसी सप्लाई से हार्ट की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही। लेकिन जैसे ही आप उसके साथ हार्ट की मेजरमेंट भी कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं कि वो कैसे जा रहा है। लेकिन अगर एक मरीज पार्शली भाग रहा है, उसको उस दौरान में कोई पेन नहीं होता, तो लाजिम बात है वो उसको एंजाइना का पेन नहीं है। आप अक्सर देखेंगे मरीज आपके पास जो स्ट्रेस में आपके पास आएंगे, हम उनसे सवाल करते हैं कि दर्द आपको चलने फिरने से जरा कम होता है, बाहर उठते बैठते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब बड़ा शदीद दर्द था, बस जैसे उठ के बाहर ओपन एयर में थोड़ा सा चलता फिरता हूँ तो कोई बेहतर होता है। तो ये झूठ बोल के भी एंजाइना नहीं बनता, ठीक है ना। तो यानी ये कंफर्म सिम्टम्स है। तो जब आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली, उसके बाद प्रैक्टिकली तौर पर सबसे बड़ी दवा मैं समझता हूं जो इसको परमानेंटली, वो आर्निका है। आर्निका बहुत बड़ी दवा है। यानी किसी भी किस्म का जो क्लॉट या तंगी जो ब्लड वेसल से रिलेटेड है उसके अंदर अगर पाई जाए तो उसके अंदर आर्निका से बड़ी दवा मेरी प्रैक्टिस के अंदर नहीं है। चूंकि बहुत सारे मरीजों को हमने मकसद ऐसे समझने के हॉस्पिटल से बहुत सारे डॉक्टर लाइव उनके साथ देखकर सीटी स्कैन करवा के उनकी ब्लड वेसल्स के साथ और इस तरह एंजियोग्राफी करवाने के बाद भी देखा है, अगर आप सही इस तरह ब्रेन हेमरेज के अंदर भी देखें क्लॉट होता है, तो क्लॉट अगर कहीं भी है तो आर्निका से बड़ी दवा कोई भी नहीं है। उसके बाद आप देखें ना आर्निका की अलामत में क्या मिलेगा, मरीज ऐसा थकन है। थकन क्यों होती है, मैंने अभी बताया आपको कि जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज सही नहीं मिलेगी, तो बेसिकली इसका माइनर फंक्शन भी यही है, मैक्सिमम फंक्शन समझने के एंजाइना है, ठीक है ना। तो ये आपकी ब्लड वेसल्स को क्लियर करती है अगर आप उसको सिम्टोमेटिक लेते हैं इस तरह से। इस तरह अगर मरीज एंजाइटी के अंदर है, स्ट्रेस के अंदर आपके पास आता है और उसको एंजाइना पेन होता है सीने के अंदर, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स की पैथोलॉजिकल काज तो नहीं है, उसकी खून की नालियों के अंदर जस्ट से क्या हुआ है, कंट्रैक्शन हुई है और न्यूरलजिकल असाबी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की वजह से हुआ है। तो आप देखते हैं कि एकोनाइट यहाँ पर बहुत बड़ी दवा है। एकोनाइट का अगर आप मोड ऑफ एक्शन देखते हैं तो ये आपकी जो इसका जहर है, या आपकी वेगस नर्व को पैरालाइज करता है।
वेगस नर्व आपके हार्ट को, फेफड़ों को और डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो इस तरह से, और इसी वजह से आप देखें कि इसके अंदर इरेगुलर हार्ट बीट पैदा होती है। ठीक है ना, मरीज सडनली जैसे कोलैप्स करता है, उसे लगता है वेगस नर्व से हार्ट और फेफड़े यकदम जैसे कोलैप्स करते हैं, तो उसको लगता है मैं अभी मरता हूं, इसलिए वो सडन मौत का खौफ उसके अंदर पाया जाता है। तो अगर अचानक आपके पास कोई पेन इस तरह का आता है और आप देखते हैं कि उसके अंदर फिजिकल काज की हिस्ट्री नहीं आ रही, पहले कोई ऐसी नहीं है, तो वो आपके पास एकोनाइट आप उधर। तीसरी कैक्टस, कैक्टस कैंड्रीफ्लोरा। मरीज मरीज आपको बताएगा डॉक्टर साहब शिकंजा लग गया है, ऐसे लगता है जैसे कोई भींचता जा रहा है, और ये भी बहुत बड़ी अलामत है। तो आप इसमें 30 में, अक्सर किताबों में क्यू में लिखा हुआ है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस है 30, 200, 1M। आप इसको तरतीब के साथ देख सकते हैं, तीनों पोटेंसी ही काम करती हैं, बार बार सिचुएशन के हिसाब से आप देखें। इस तरह चौथी दवा आप अक्सर सब जानते हैं, ये क्रेटागस के हिसाब। क्रेटागस का जो बुनियादी फंक्शन है वो भी यही है, ये ब्रेन की और हार्ट की और उसके अलावा भी ब्लड वेसल्स के अंदर जितनी भी चीज़ें जो उसके अंदर उसकी नाली को तंग करती हैं, परमानेंटली तंग करती हैं, ये अगर आप कंटिन्यूसली करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या करेगी, डिजॉल्व कर देती है। इस तरीके से नाजा, नाजा का दर्द क्या होगा, इसी जगह पर महसूस होता है और इसी जगह पर पीछे आर पार महसूस करता है नाजा का दर्द, और यहाँ पर नाजा जो है मिस नहीं होती। तो ये 4-5 अद्वियात हैं। इसके अलावा मरीज को अगर बहुत ज्यादा मतली है, घबराहट है, ब्रेट्रमल्बम बहुत बड़ी दवा है। मरीज ऐसे ठंडा हो रहा है लेकिन वो उसे हार्ट अटैक की तरफ अगर जा रहा हो तो उसमें इस तरह कार्बोवेज आप देखते हैं, ओपन एयर की डिजायर, ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है मरीज है उसके। तो ये सारी अद्वियात क्या है, उसको एंजाइना को वक्ती तौर पर मैनेज करती हैं और उसको रिलीफ देती हैं। लेकिन परमानेंट इलाज के लिए आपके पास क्या है, आपने उसकी मियाजमेटिक हिस्ट्री पे जाना है और उसके साथ उसकी जो मरीज की कांस्टेंट रहने वाली मजमूई अलामात हैं उसके ऊपर आपने जाना है, जो उसको अरसे से रह रही हैं। आप उसके ऊपर उसका इलाज करेंगे तो परमानेंटली मरीज बेहतर होगा, अदरवाइज मरीज वक्ती रिलीफ तो मिलता रहेगा लेकिन इलाज की तरफ, मुकम्मल सेहत की तरफ नहीं जाएगा। और मेरी प्रैक्टिस में समझता हूँ कि इसका जो म्याज़म है जो इससे रिलेटेड है वो है मेडोरिनम, साइकोसिस है। तो बाकी जो अगर फॉर एग्जांपल उसकी फैमिली हिस्ट्री में पाया जाता है या आगे कोई बीमारी कन्वर्ट हुई है तो फिर हम उसकी तरफ देख सकते हैं, लेकिन इसका बेसिक जो म्याज़म है आप हार्ट की बीमारियों में देखेंगे वो साइकोसिस है और मेडोरिनम इसकी सबसे पहले आप देखें। इस तरीके से एक बहुत बड़ी दवा मैं नज़रअंदाज कर गया हूँ, जिसको हो सकता है पता नहीं मेरे दोस्त इसमें इस्तेमाल करवाते हैं। आप देखें हार्ट के मरीज के अंदर दर्द के साथ सांस फूलने की बहुत ज्यादा अलामत होती है। अगर आप आर्निका के साथ ब्रायोनिया को देखेंगे तो मरीज के अंदर बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। बल्कि मुझे अभी एक केस याद आ रहा है, अभी पिछले दिनों 3 माह पहले की बात है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन थी, फेफड़ों के अंदर पानी था। तो उसके हवाले से एक 75 साल खातून थी जिसको सांस की नालियां भी लगी हुई थी, वो हमारे पास बाहर एम्बुलेंस पे लेके आए। जब हमने उसको देखा तो सिम्टम क्या थी, वो कहती थी माइनर सी मूवमेंट में सांस बहुत ज्यादा फूलता है। तो मेरी चूंकि एक्सपीरियंस के अंदर दवा इसमें ब्रायोनिया बहुत बड़ी है, ब्रायोनिया 200 में और मेडोरिनम के साथ आप यकीन कर सकते हैं इस वक्त खातून के फेफड़ों में कोई पानी नहीं है, सिर्फ 1.5 महीने के बाद फेफड़ों, जबकि ओल्ड एज के अंदर प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तो इसके अलावा खलील फरीदी साहब ने एक पल्मोनरी हाइपरटेंशन की दवा बताई थी, एंटीमोनियम आर्स, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में पल्मोनरी हाइपरटेंशन की पहली दवा ब्रायोनिया। तो ब्रायोनिया भी अगर आप एंजाइना में और परमानेंट बुनियादों पर दें तो ये इसको भी रिलीफ देती है और इसके अंदर बेहतरी लाती है। दूसरी आखिरी बात जो मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा था कि अगर परमानेंट ब्लॉकेज हो जाती है तो परमानेंट ब्लॉकेज से क्या होगा, दिल के उजलात को खून की सप्लाई मुकम्मल तौर पर क्या हो जाएगी, मुअत्तल हो जाएगी। उससे क्या होगा कि दिल के जो उजलात है वहां तक खून की सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी। तो अल्लाह ताला ने हमारे तमाम आर्गन्स की जो एज है वो डिफरेंट बनाई हुई है। यानी मिसाल के ब्रेन का दिमाग है, इसका एक लाइफ टाइम समझ लें कि 10 मिनट है। अगर 10 मिनट के अंदर मैक्सिमम आधा घंटा बाद डॉक्टर्स ने कहा, लेकिन 10 मिनट के अंदर अगर ब्रेन को खून की सप्लाई मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले, फॉर एग्जांपल कोई क्लॉट आया तो दिल जो दिमाग के उजलात सेल है न्यूरॉन वो परमानेंटली
डेथ होना शुरू कर देते हैं। जो दिल के उजलात हैं वो नियर अबाउट समझ लें कि 1.5 से 2 घंटे तक सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए जब उसको दिल की सप्लाई नहीं मिलती, खून की सप्लाई नहीं मिलती, परमानेंटली ब्लॉकेज आती है, तो दिल के जिस हिस्से को खून की सप्लाई नहीं मिलेगी उसके उजलात के जो खुलियात वो क्या होंगे, आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाते हैं, एस्कीमिया होना शुरू हो जाता है। एस्कीमिया कहते हैं खून की सप्लाई का ना होने की वजह से किसी आर्गन की तरफ ना आना, और उसकी वजह से उसका डेथ हो जाना, वो इन्फॉक्शन कहलाता है। अब इस वजह से इसको क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन यानी खून की सप्लाई जब मुकम्मल तौर बंद हो जाए तो क्या होता है, ये यानी ये परमानेंट हार्ट अटैक है। तो इसलिए इसको ये सिवियर इमरजेंसी, अगर आप देखते हैं आपके पास मरीज आया है, सडनली पेन के अंदर है, वो पेन भी यहाँ है और वो पेन ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा, वो रुकेगा नहीं, वो आधे घंटे में कम नहीं होगा, वो हर आने वाले मिनट में शिद्दत इख्तियार करता जाएगा और मरीज की हालत खराब होती जाएगी। तो ऐसा कोई अगर केस आता है तो आप फौरी तौर पर उसको अगर डील कर सकते हैं तो करें, अगर आपकी समझ में नहीं आता तो अपने अच्छे नॉलेज की तरफ या इमरजेंसी की तरफ रेफर कर सकते हैं। तो आज की इस मुख्तसर सी डिस्कशन के अंदर मैंने समझा कि एंजाइना के हवाले से आपको सबक सुनाया। आपको लेक्चर तो हम नहीं दे सकते, तो अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत बहुत शुक्रिया जी।